आज के लेक्चर में हम माइक्रो कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन सेट्स और इंटरप्ट्स के बारे में सीखेंगे। अभी तक के क्लास में हम लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर, पिन डायग्राम और उनके एड्रेसिंग मोड्स के बारे में देखा था और उनके रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी देख रखा है। तो आज का जो क्लास रहेगा बेसिकली हमारा क्लास माइक्रो कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन सेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में बात करेंगे और हम लोग इंटरप्ट्स के बारे में बात करेंगे। खासकर इंटरप्ट्स को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अगर 8085 के हिसाब से बात करें तो इसकी आर्किटेक्चर के हिसाब से इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इंटरप्ट्स का काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक हम ब्रीफ लेंगे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में। इंस्ट्रक्शन सेट्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है। क्योंकि हमारा प्रोसेसर से कंट्रोलर चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली सिर्फ सिंटेक्स चेंज होगा और ना ही उसका मतलब चेंज हो रहा है, ना ही उसका हमारा प्रोसेस चेंज होने जा रहा है। तो सिर्फ सिंटेक्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं और ये एक दो दिन की बात नहीं होगी कि एक दिन में हमें याद हो जाए, एक दिन में हमें समझ में आ जाए। ये पर डे का बेसिस होता है कि हम हर एक दिन कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर का इंस्ट्रक्शन सेट्स है वो 5 ग्रुप्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला ग्रुप डेटा ट्रांसफर ग्रुप होता है, दूसरा अर्थमेटिक ग्रुप्स होता है, तीसरा लॉजिकल ग्रुप्स होता है, चौथा बुलियन या फिर बिट मैनिपुलेशंस ग्रुप होते हैं और पांचवें होते हैं हमारे ब्रांचिंग ऑपरेशंस या ब्रांचिंग ग्रुप। तो डेटा ट्रांसफर ग्रुप में अगर हम बात करें तो ये वो सेगमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या ये वो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें हमारे डेटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली हम लोग मूव कराते हैं। और यही नहीं, सिर्फ रजिस्टर से रजिस्टर ही नहीं, रजिस्टर से मेमोरी या फिर मेमोरी से रजिस्टर, किसी भी माध्यम से हमें अपने डेटा को एक जगह से अगर दूसरे जगह में मूव करना होगा तो हम इन इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप पहला देख सकते हो, यहाँ पे है मूव ए कॉमा आर एन। तो अगर हम मूव ए कॉमा आर एन की अगर यहाँ बात की जा रही है तो वही है, हमारा हमेशा राइट टू लेफ्ट की तरफ डेटा ट्रांसफर होता है। मतलब आर एन जो है ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर के कंटेंट को हम लोग एक्यूमुलेटर में मूव कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर मूव ए कॉमा आर आई हो गया, ठीक है, इसके साथ एट द रेट लगा हुआ है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में देख रखा है। एट द रेट का मतलब क्या होता है, हैश का मतलब क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है। अगर किसी भी वैल्यूज के साथ हैश दे दिया गया है मतलब वो इमीडिएट डेटा है। अगर एट द रेट दे दिया जा रहा है और आर आर यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, आर आई बेसिकली किस इंडेक्स का रजिस्टर है, तो ये बेसिकली इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ आर आई जो है ये आर आई एक रजिस्टर है जिसके अंदर एक कंटेंट है, ठीक है, मान लीजिए 16 है। अब ये 16H जो है ये कंटेंट क्या है, तो ये कंटेंट हमारा अगर हैश लगा रहता तो ये डेटा हो जाता, लेकिन क्योंकि एट द रेट लगा हुआ है इसी कारण से ये जो कंटेंट है आर आई के अंदर अब ये बन गया है आपका एड्रेस। मतलब 16H जो है वो अब आपका एक एड्रेस है 8 बिट का, और इसके अंदर की कंटेंट को, इसके अंदर के कंटेंट को आपको मूव करना है एक्यूमुलेटर में। क्लियर? उसी हिसाब से अभी हैश डेटा जो अभी हमने बात किया, ठीक है। अगर हमें एक्यूमुलेटर से किसी पर्टिकुलर रजिस्टर में मूव करना हो तो हम ऐसा करेंगे। उसके बाद मूव एक्स, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये हम लोग कभी इंस्ट्रक्शन नहीं देखे थे, मूव एक्स। अब एक्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक्स जब भी हम बात करते हैं तो एक्स बात करता है एक आपका पेयर की बात हम लोग देखते थे, याद है ना, हम लोगों ने बात की थी पेयर्स के हिसाब से हम लोगों ने बात की थी। तो ऑब्वियसली हमारा जो डेटा का मूवमेंट है वो अब यहाँ पे जो होगा ये एट द रेट आर आई है, मतलब ये एड्रेस है, इस एड्रेस के कंटेंट को हमें मूव करना है एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ मूवमेंट जो हो रहा है वो 8 बिट एड्रेस का मूवमेंट हो रहा है टू द एक्यूमुलेटर। क्लियर? जो नेक्स्ट डे हमारा इंस्ट्रक्शन है हम लोगों ने यूज किया है मूव एक्स ए कॉमा एट द रेट DPTR। अब हम यहाँ कर रहे हैं रैम जो एक 16 बिट का डेटा, DPTR हमारा क्या है, DPTR हमारा एक 16 बिट का एक एड्रेस डेटा पॉइंटर होता है। अब इस डेटा पॉइंटर के अंदर की कंटेंट को हम लोग मूव कर रहे हैं एक्यूमुलेटर में। उसी प्रकार से बहुत सारे हैं, एक्सचेंज है, हम डेटा को अगर हमें एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में एक्सचेंज करना होता है तो हम लोग XCHA कॉमा RN, मतलब एक्यूमुलेटर का और आपका रजिस्टर्स का, डिफाइंड रजिस्टर के कंटेंट को हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं।
तो ये हमारा जितने भी डेटा मूवमेंट के या डेटा के ट्रांसफर की बात करते हैं फ्रॉम वन वेरिएबल या वन रजिस्टर टू द अनदर, या फिर एक्यूमुलेटर, या फिर किसी प्री डिफाइंड एड्रेस भी हो, तो इन सब कामों में जो भी डेटा का ट्रांसफर होता है, वी यूज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन फॉर दैट, जिसके आपके सैंपल्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जो नेक्स्ट सेट है वो है अर्थमेटिक ऑपरेशन। जितने भी अर्थमेटिक के ऑपरेशंस होते हैं हमारे, या एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बात कर सकते हैं, इंक्रीमेंट बात कर सकते हैं, डिक्रीमेंट बात कर सकते हैं, ये जो भी इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं वो सभी इंस्ट्रक्शन सेट्स आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं या अर्थमेटिक सेक्शंस में आते हैं। यहाँ पे हम लोग पहला इंस्ट्रक्शन जो दिख रहा है वो हमारा एडिशन का है, ठीक है। ये हमें पता है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले 8085 के कंसेप्ट में देखे तो हम लोगों ने काम कर रखा है, बहुत सारा काम कर रखा है। इंक्रीमेंटिंग है एक्यूमुलेटर कंटेंट को, इंक्रीमेंटिंग है रजिस्टर कंटेंट को, मल्टीप्लिकेशन है, अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना चाहते हो ए बी को तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे, वो वहाँ पे हमारे 8085 के पास ये कंसेप्ट नहीं था, हमारे पास 8085 में हम लोग ये इंस्ट्रक्शन नहीं यूज़ कर पा रहे थे। हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग एक रिपीटेटिव एडिशन का बात करते थे, वहीं डिवीजन के लिए हम लोग रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन की बात किया करते थे, तो वो हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे पास ये दो इंस्ट्रक्शन अलग से हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के, जहाँ पे हम अपने दो वैल्यूज को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए एक चीज एक्स्ट्रा जो आया है वो है ADDC और सब बी। ADDC होता है ऐड, अनसी होता है कैरी, मतलब ऐड विथ कैरी, ऐड द कंटेंट इमीडिएटली विद, अगर यहाँ हैश डेटा दिया हुआ इसका मतलब इमीडिएटली है, और अगर किसी रजिस्टर के साथ कर रहे होंगे तो हम लोग बेसिकली रजिस्टर के साथ रजिस्टर के कंटेंट को हम लोग ऐड करेंगे एक्यूमुलेटर के साथ। अब वो डिपेंड करता है कि आप इंस्ट्रक्शन क्या यूज कर रहे हो। आप इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हो ऐड ARI या फिर ऐड ADDC A@AI, दोनों में सेम है, बस डिफरेंसेस है सी का, और ये सी आपका स्टैंड करता है कैरी के लिए। तो जब भी हम यहाँ पर कैरी के साथ एडिशन करेंगे, कोई भी प्रोग्राम ऐसा लिखेंगे जिसमें कैरी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा हो, तो वहां पर हम इंस्ट्रक्शन ऐड के जगह पर ऐड सी यूज करेंगे। क्लियर? सिमिलरली सब बी का कंसेप्ट आता है, जब सब्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग SUB यूज करते थे, लेकिन जब हमको सब्सट्रैक्शन विथ बोरो यूज करना होगा तो उस कंडीशंस के लिए हम लोग सिर्फ एक्स्ट्रा एक बी लगा देते हैं, और बाकी लगभग जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है वो सिमिलर है। जो थर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। जितने भी लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, चाहे वो एंड और नॉट या जो भी आपको निकालना हो, या फिर आपको एक्सॉर निकालना हो, आपको किसी डेटा को क्लियर करना हो, कॉम्प्लीमेंट करना हो, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को आपको राइट या लेफ्ट मूव करना हो, तो ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो सारा हमारा लॉजिकल ऑपरेशंस के अंडर में आता है। प्रोग्राम ब्रांचिंग, ये तो हमें पता ही है प्रोग्राम ब्रांचिंग क्या होता है, कि जब भी हमें अपने प्रोग्राम को कंडीशनली, या अगर हमारे प्रोग्राम में कोई कंडीशन आते हैं तो उस प्रोग्राम को कंडीशंस को चेक करने के लिए, या फिर अपने प्रोग्राम को उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऑपरेट करने के लिए हम लोग प्रोग्राम ब्रांचिंग ऑपरेशंस यूज़ करते हैं या इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम की जो वैल्यूज़ होती हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस प्रेजेंट पे जब हमें कंडीशन जस्टिफाई हो रहा होता है, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, तो जो भी उसकी आपका वर्क फ्लो होगा या फ्लो चार्ट होगा, उसके करस्पॉन्डिंगली वो काम करेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना होता है कि जब भी हमारा अगर हम एक सबरूटीन का यूज़ कर रहे हैं, या एक प्रोग्राम के अंदर दूसरे प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम रखा है, उसको हम सबरूटीन कहते हैं। तो अगर सबरूटीन की बात आती है तो सबरूटीन के केस में आपकी जो प्रेजेंट एड्रेस होती है, जिस प्रोग्राम पे अभी जो प्रोग्राम काउंटर अपना एड्रेस रखे हुए है, वो क्या करता है कि, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपने एक लाइन 8005 पे आपका कंडीशन हुआ, और आपको ले जाना है इसको गो टू में जा रहा है, आपका एड्रेस है मान लीजिए 8050 पे, इस एड्रेस पे आपका प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम रखा हुआ है। तो अगर कंडीशन जस्टिफाई हुआ तो उसको उठ के यहाँ जाना है, तो यहाँ जाना है, तो इसके बाद रिटर्न इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा जो भी होगा, और उसके बाद ये रिटर्न जाएगा, RET जाएगा। तो रिटर्न कहाँ जाएगा? वापस इसी एड्रेस पे जाएगा ना। तो होता क्या है कि ये जो एड्रेस होता है, इस एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर लोअर बिट ऑफ स्टैक में स्टोर कर देता है, ताकि ये एड्रेस मेमोरी में अवेलेबल रहे। जब भी रिटर्न होगा तो वो इसके पास आएगा, प्रोग्राम काउंटर एक इंक्रीज करके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा। तो ये एड्रेस कहीं गुमता नहीं है। ये एड्रेस कहाँ चलाता है? तो ये एड्रेस को
स्टैक में स्टोर कर दिया जाता है। तो स्टैक के कहाँ, तो स्टैक के लोअर बाइट पे, है ना, क्योंकि हमें पता है कि स्टैक कैसे काम करता है। स्टैक काम करता है हमारा लीफो या फीफो पे, हमें सब पता है। क्लियर? ये है हमारा टोटल ब्रांचिंग ऑपरेशन। अब जो हम बात करेंगे इसमें थोड़ी सी सीरियस हमारे टॉक हो जाएगा। थोड़ा सा हमें समझना होगा कि इंटरप्ट्स होता क्या। सबसे पहले चीज, क्योंकि इसमें हम टोटल ये जो सेक्शन है 3 ग्रुप्स में आएगा, इंटरप्ट्स, टाइमर, टाइमर काउंटर और सीरियल कम्युनिकेशन। तो हम सबसे पहले इंटरप्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइमर और काउंटर की बात करेंगे, और लास्ट हमारा रहेगा सीरियल कम्युनिकेशन पर। तो अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो इंटरप्ट्स अगर हम समझें, तो इंटरप्ट्स की जब हम बात करते हैं तो जनरली हमें क्या समझ में आता है कि इंटरप्ट वो चीज होता है जो आपके प्रेजेंट सिनेरियो या प्रेजेंट वर्क के वर्क फ्लो को रोक कर किसी दूसरे काम को इनिशिएट करने में जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग इंटरप्ट कह रहे हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी आपके करंट वर्क को ब्रेक प्रोवाइड करता है, उसमें हर्डल प्रोवाइड करता है, कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल जो आपके करंट ऑपरेशन को ब्रेक प्रोवाइड कर रहा है, वो एक्सटर्नल सिग्नल को हम लोग इंटरप्ट कहते हैं। तो अब 8085 में हम लोगों ने देख रखा था हमारे पास कौन कौन से इंटरप्ट्स हैं। तो उसी प्रकार से 8051 माइक्रो कंट्रोलर केस में हमारे पास टोटल 5 इंटरप्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है INT0। बेसिकली अगर इंटरप्ट्स को अगर यहाँ पर और क्लासीफाई करना चाहें तो हम इंटरप्ट्स को हम 2 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं बेसिकली। एक हो जाता है हमारा इंटरनल इंटरप्ट्स और दूसरा हो जाता है मेरा एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। तो इंटरनल इंटरप्ट्स वो हैं जो सिस्टम आपको खुद से जनरेट करके, या जो सिस्टम के इंटरप्ट्स होते हैं, जो सिस्टम के कारण इंटरप्ट्स हो रहे हैं, दे आर द इंटरनल इंटरप्ट्स। और वेयर एज जो एक्सटर्नल सिग्नल्स आपके माइक्रो प्रोसेसर को या आपके माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोवाइड होता है, दे आर द एक्सटर्नल सिग्नल्स या एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। तो इंटरप्ट्स को क्लासीफाई करने के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो हमारे पास एक INT0 है, एक TF0 है, INT1 है, TF1 है, RITI है। ये टोटल हमारे पास 5 इंटरप्ट्स हैं। अब हम एक एक इंटरप्ट को एक एक करके देखेंगे और फिर हम समझेंगे कि हमारा काम कैसे होता है। तो याद होगा कि आपको हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इंटरप्ट्स एक्सटर्नल सिग्नल्स को इनेबल करने के लिए या इंटरप्ट्स को इनिशिएट करने के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता था मेरा EA, दैट इज एक्सटर्नल एक्सेस। बाहर के सिग्नल को ऑन होना है, ऑफ होना है, वो बताता था इसका बिट ये 0 है या 1 है ना, ये 0 है या 1 है, ये बताता। EA की कंडीशनिंग बताती थी कि आपका एक्सटर्नली सिग्नल जो भी आ रहे हैं उनको एक्सेस दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। तो इंटरप्ट्स में जब भी हम बात करते हैं तो इंटरप्ट्स को उनके प्रायोरिटी के बेसिस पर या फिर इंटरप्ट्स के इनेबलिंग के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली उनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इंटरप्ट्स की जो इनेबल प्रॉपर्टी होती है, तो सबसे पहले इंटरप्ट पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि इंटरप्ट की इनेबलिंग प्रॉपर्टी क्या है या फिर इंटरप्ट्स को इनेबल किया कैसे जाता है। तो इंटरप्ट्स को इनेबल करने के लिए कुछ एक फिक्स्ड पैरामीटर है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कुछ एक इंटरप्ट्स की अपनी खुद की प्रायोरिटी होती है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सभी इंटरप्ट्स अपने प्रायोरिटी में काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने 8085 में बात किया था RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, RST 4.5 और हमारा ट्रैप था, जहां पे हम लोग बात करते हैं मास्केबल इंटरप्ट्स होता है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स होता है। हमारा जो मास्केबल इंटरप्ट्स होता है जिनको वेट कराया जा सके, और जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं जिनको वेट नहीं कराया जा सके। तो ये बेसिकली वेट कराना या नहीं कराना क्या था, वो इंटरप्ट्स की प्रायोरिटी थी। तो 8085 के कंसेप्ट में जब हम पढ़ रहे थे तो मास्केबल और नॉन मास्केबल के स्ट्रक्चर में पढ़ रहे थे, लेकिन जब हम 8051 के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पर इंटरप्ट्स की प्रायोरिटी के बेसिस पे बात करते हैं कि इंटरप्ट्स का मेरा प्रायोरिटी क्या है, इंटरप्ट्स की मेरी प्रायोरिटी क्या है, और उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर हमारे पास दे दिया गया है कि ये इंटरप्ट्स इसी स्ट्रक्चर में ही काम करेंगे। लेकिन इस इंटरप्ट की प्रायोरिटी को काम में लाने के लिए जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, दैट इज इंटरप्ट इनेबल, कि इंटरप्ट को इनेबल करना है या नहीं करना, उसकी बिट को हाई या लो करना, ये सब इंटरप्ट इनेबल का काम है। और इंटरप्ट इनेबल को कौन एक्सेस प्रोवाइड करेगा, कौन इनिशिएट करेगा, तो वो करेगा EA, एक्सटर्नल एक्सेस। इसका मतलब सबसे पहले एक्सटर्नल एक्सेस को EA को इनेबल होना पड़ेगा आपके IE को इनेबल करने के लिए, और IE इनेबल होगा उसके बाद आपके IP के करस्पॉन्डिंगली आपके जो इंटरप्ट्स हैं वो काम करेंगे।
क्लियर बात समझ में आ रही है? सबसे पहले ईए जब तक अगर आपका इनेबल नहीं रहेगा तब तक आपके एक्सटर्नल सिग्नल एक्सेस नहीं होंगे, इंटरप्ट काम नहीं करेगा। और ईए जब आपका इनेबल हो जाएगा तब उनकी प्रायोरिटीज को देखी जाएगी। तो प्रायोरिटीज क्या है? तो ये हमें पता है कि हमें सेट और रीसेट करने का मतलब होता है कि अगर हमारा 1 है तो सेट है, इनेबल्ड है, 0 है तो रीसेट है या फिर डिसेबल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप PSW देख रहे हो तो हर एक PSW को हम रिप्लेस कर सकते हैं 0 या 1 से, डिपेंडिंग अपॉन इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग। अगर 0 है तो डिसेबल्ड है, अगर 1 है तो इनेबल्ड है। क्लियर? तो सबसे पहले बात होती है ईए की। ईए का हम लोग चेक करते हैं ईए का बिट क्या कह रहा है। अगर ईए का बिट 1 है इसका मतलब इंटरप्ट इनेबल है, इंटरप्ट का हम लोग काम कर सकते हैं। और अगर ये 0 है तो आगे की कहानी सब खत्म। अब बात आता है कि हम किस सेक्शन में बात करें। तो ये EX0, ET0, EX1, ET1 और ES, ये टोटल 5 इंटरप्ट्स हैं जो इनेबल या डिसेबल हो सकते हैं। ये जो 5 इंटरप्ट्स हैं ये बेसिकली आपके टाइमर और आपके एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, जहाँ पे X है दैट इज द एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, जहाँ पे T है दैट इज द टाइमर की हम बात कर रहे हैं। 0 और 1 हमें पता है कि हमारे पास 2 टाइमर होता है और 2 कंट्रोलर के सेक्शंस होते हैं, तो वो 0 और 1 रिफ्लेक्ट कर रहा है कि टाइमर 0 और टाइमर 1 और एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 एंड एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। तो ये टोटल 4 है और ये पांचवा जो है दैट इज सीरियल इंटरप्ट। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये 5 इंटरप्ट 0 और 1 होंगे और 0 और 1 जो होगा उसके करस्पॉन्डिंगली वो इनेबल्ड होगा या फिर वो डिसेबल्ड होगा। यही हमारे 5 इंटरप्ट के लॉजिक्स हैं। क्लियर? अब जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है कि इनमें से सबसे पहले काम कौन करेगा, या फिर अगर इनमें से 2 एक साथ आते हैं या एक कोई काम कर रहा होता है तो दूसरा आएगा तो उनकी स्ट्रक्चरिंग क्या सी होगी, तो वो बताता है आपको इनकी पोलिंग सीक्वेंस। पोलिंग सीक्वेंस डिसाइड करता है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा दी गई है। तो सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं तो पोलिंग सीक्वेंस क्या होता है कि एक अगर ऑपरेशन कंटिन्यूअस मोड में चल रहा होता है तो उसको हम लोग पोलिंग बोलते हैं। या फिर अगर हमें एक ही चीज को बार बार रिपीटेटिव मोड पे काम कराना होता है तो उसको हम लोग पोलिंग कहते हैं। आपको याद होगा मैंने इस पे एक बंदर वाली कहानी सुनाई थी कि एक मदारी और एक बंदर था। वो बार बार खंबे पे मदारी ने कह रखा था कि आप ऊपर जाओ, देखो कि कोई आया या नहीं आया, फिर नीचे आओ। मतलब विदाउट वर्क बिजी करवाने वाली बात थी। मतलब कि आफ्टर एवरी फिक्स्ड टाइम आपके प्रोसेसर को चेक करना होगा कि आपके पास कोई इंटरप्ट्स आए या फिर नहीं आए। और इस प्रोसेस को कराने के लिए जो टेक्निकल वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोलिंग सीक्वेंस। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीटेटिव एक्शन को कंप्लीट करना को हम लोग बोलते हैं बेसिकली पोलिंग इंस्ट्रक्शंस। तो पोलिंग इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले बारी आती है एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 की, फिर टाइमर 0 की, फिर एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 की, फिर टाइमर 1 की और हमारा सीरियल इंटरप्ट। इनका सीक्वेंस भी यही होता है। मतलब कि हाईएस्ट प्रायोरिटी होल्ड करता है सीरियल इंटरप्ट और लीस्ट प्रायोरिटी होल्ड करता है एक्सटर्नल इंटरप्ट। और यही डिसाइड होता है आपके इंटरप्ट के प्रायोरिटी में। तो इंटरप्ट का प्रायोरिटी क्या होता है? तो बेसिकली ये वो रजिस्टर्स होते हैं, इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर्स होते हैं जो आपके इंटरप्ट के प्रायोरिटी को स्टोर करते हैं। मतलब सबसे पहले अगर कोई इंटरप्ट काम कर रहा होगा और उसी के साथ उसके ऊपर वाला अगर इंटरप्ट आता है तो जो पहले से इंटरप्ट काम कर रहा होता है, फंक्शनिंग में हो रहा होता है, उस इंटरप्ट को वहीं रुक जाना होगा और हायर प्रायोरिटी वाले इंटरप्ट को आपको एग्जीक्यूशन में लाना होगा। ये बताता है इंटरप्ट प्रायोरिटी। ठीक है, अगर हमारे पास 2 डिफरेंट लेवल के अगर इंटरप्ट एक ही साथ आते हैं, मान लीजिए जाए कि हमारे पास 2 डिफरेंट लेवल के इंटरप्ट्स हैं और दोनों एक ही टाइम आपके सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट पे आता है, तो माइक्रो प्रोसेसर हायर प्रायोरिटी वाले को पहले प्रेफरेंसेस देगी, उसको पहले सर्व कराएगी, मतलब उसको पहले रिसीव करेगी, एक्नॉलेज करेगी, उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन में डालेगी। जब वो खत्म हो जाएगा तब जाके लोअर प्रायोरिटी वाले को एक्नॉलेज किया जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है कि एक ही प्रायोरिटी वाले, सेम प्रायोरिटी वाले एक ही साथ अगर आपके पास आ जाए तो होता है उनके पोलिंग सीक्वेंस के डिटरमाइन करेगा कि उनका पोलिंग सीक्वेंस जो है वो बताएगा कि किसको पहले एक्नॉलेज करना होगा।
मतलब कि हमारे पास एक पहले से काम कर रहा था छोटा वाला, और बाद में बड़ा वाला आ गया, तो छोटा वाला को रुकना होगा, बड़े वाले को पहले करेंगे। ठीक है। दूसरा कंडीशन आया कि जब दोनों सिग्नल, बड़ा छोटा सिग्नल, दोनों सिग्नल एक साथ ही आपके पास सर्विस आ गया, एक साथ ही आ गया सिग्नल, तो उसमें बड़े वाले सिग्नल को हम लोग पहले रिसीव करेंगे, उनका काम खत्म हो जाएगा, तब हम छोटे वाले सिग्नल को रिसीव करेंगे। और तीसरा कंडीशन होता है कि अगर दोनों सेम लेवल का इंटरप्ट है और सेम टाइम आ जाए, तो क्या करेगा माइक्रो कंट्रोलर, तो उस समय आपका इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर जो है उनके पोलिंग सीक्वेंस को देखकर डिटरमाइन करेगा कि किनको पहले एक्नॉलेज करना है और उनको काम करवाना है। तो ये होता है आपका इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर के काम। और वही चीज हमारा यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। ठीक है। ये आपका PX0 मतलब आपका, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुरंत डिस्कस किया है। X0 मतलब एक्सटर्नल इंटरप्ट, T0 मतलब टाइमर, ये 1, ये टाइमर 2, और ये हो गया आपका सीरियल इंटरप्ट। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपका काम करता है। अब जो नेक्स्ट है आपके सीरियल इंटरप्ट का। सीरियल इंटरप्ट क्या होता है, बेसिकली अगर सीरियल इंटरप्ट की बात की जाए तो ये बाकी इंटरप्ट से थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये इंटरप्ट आपको आपके सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट पे दिखता है, और सीरियल इंटरप्शन पोर्ट की बात की जाए तो ये एक्सटर्नल सिग्नल्स के माध्यम से आते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरप्ट आपको सिस्टम को डिफाइन होता है, या यहाँ पे जो सिस्टम आपके इंटरप्ट जो हैं वो बेसिकली हमको डिफाइन करने के लिए हमें दो रजिस्टर्स की मदद लगती है। पहला रजिस्टर है RI, दूसरा रजिस्टर है TI, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये दो इंडिपेंडेंट फ्लैग्स हैं जो कि आपके सीरियल इंटरप्ट्स के बारे में बताते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हैं कि ये जो सीरियल इंटरप्ट आया है वो उनका नेचर क्या है। RI स्टैंड्स फॉर रिसीविंग इंटरप्ट और TI स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिटिंग इंटरप्ट। मतलब कि अगर कोई इंटरप्ट एक्सटर्नल सिग्नल, अगर कोई बाहरी दुनिया का सिग्नल अगर आपके माइक्रो प्रोसेसर के पास सीरियल कम्युनिकेशन के पास हिट करता है, मतलब कि एक्सटर्नली सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर उसको रिसीव कर रहा है उस इंटरप्ट को, तो वहां पे आपका RI जो है वो सेट हो जाता है, और मतलब कि आपके सीरियल इंटरप्ट को ट्रिगर कर दिया गया है। सिमिलरली अगर किसी सिग्नल को, माइक्रो कंट्रोलर को कोई सिग्नल आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भेजना होगा, तो उसके लिए यूज होता है TI फ्लैग। तो वहां पर TI को सेट किया जाता है, तब जाके आपका माइक्रो कंट्रोलर आपके सिग्नल को एक्सटर्नल वर्ल्ड में भेज सकता है। तो TI स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिटिंग और RI स्टैंड्स फॉर रिसीविंग। ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या हैं, तो दोनों फ्लैग स्टेटस हैं, और ये फ्लैग्स के स्टेटस बताएंगे कि आपका सीरियल इंटरप्ट किस मोड पे काम कर रहा है। वो क्या, वो रिसीविंग वाले इंटरप्ट पे सेक्शन पे काम कर रहा है, या फिर वो ट्रांसमिटिंग वाले सेक्शन पे काम कर रहा है। और तो ये बाकी के इंटरप्ट से जो आप अभी तक देख रहे थे कि चाहे वो आपका टाइमर का इंटरप्ट हो या फिर आपके एक्सटर्नल इंटरप्ट हो, ये उनसे अलग है। और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके पास है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके कैरेक्टरिस्टिक को रिस्पॉन्ड करने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लैग्स RI और TI के पास है, जो कि बताता है कि उस इंटरप्ट का नेचर कैसा है, वो रिसीविंग इन नेचर है या फिर वो ट्रांसमिटिंग इन नेचर है। और ये है हमारा कुछ एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। और कुछ एक्सटर्नल इंटरप्ट्स बेसिकली दो ही हैं हमारे पास, INT0 एंड INT1। ये दो इंटरप्ट्स हैं, ये बेसिकली आपके पोर्ट नंबर 3.2 और 3.3 पे होता है। तो पोर्ट 3.2 और 3.3 का कहने का मतलब कि पोर्ट 3 का बिट नंबर 2, पोर्ट 3 का बिट नंबर 3। आप याद करोगे आपका अगर ब्लॉक पिन डायग्राम, तो यहाँ पे आपका था पोर्ट 3, तो पोर्ट 3 का पिन नंबर 0, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2। ठीक है ना। तो ये पिन नंबर 2 वाली जो है दिस, एंड पिन नंबर 3, ये दो जो हैं, ये दो सर्व करते हैं आपके एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के लिए, दैट इज INT0 एंड INT1। ये जो भी हैं ये सारे एक्सटर्नल पेरिफेरल्स जो माइक्रो कंट्रोलर को अपने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली ऑपरेशन में जो वर्क कराने के लिए होता है, या फिर बोलिए बाहरी सिस्टम से जो भी अगर इंटरप्ट आ रहा है, वो इन INT0 और INT1 को इनेबल या डिसेबल करके ही वो काम होगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि जब भी इस टाइप का इंटरप्ट आएगा, मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक का इंटरप्ट आएगा, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपके माइक्रो कंट्रोलर में है वो होता है ISR। ISR का मतलब होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ये सर्विस रूटीन बताएगा कि अब किस ऑपरेशन पे, किस पॉइंट, उस ऑपरेशन से किस पॉइंट पे आपके
प्रोग्राम को मूव करना है। और यहाँ भी वही काम होता है जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ISR कॉल हुआ, अगर आपका इंटरप्ट सर्विस रूटीन अगर आपका इनिशिएट हो रहा है, तो आपका नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूशन का कौन होगा ये डिफाइन करने के लिए प्रोग्राम काउंटर है। लेकिन आपने जहां छोड़ा, आपको खत्म करने के बाद आपको वापस वहीं लौटना है। तो इसका मतलब कि आपकी जो प्रेजेंट आपकी जो वैल्यू है, प्रेजेंट आपका जो एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस को आपको स्टोर करना होगा कहां पर? स्टैक में। और स्टैक के कहां पर? लोअर बिट पे, स्टैक के लोअर बिट पे। और तभी जाके आप अपने न्यू एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर में डालकर और आप फिर से प्रोग्राम को उसके उस इंस्ट्रक्शन के उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपके पास रिटर्न इंस्ट्रक्शन मिलता है। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो वापस आपके स्टैक से जो वैल्यू आपने स्टोर कर रखा है उसको उठाकर वापस प्रोग्राम काउंटर में डाला जाएगा, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन साइकिल विल स्टार्ट। तो ये बेसिकली एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए हमारा काम करता है। अब एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के लिए एग्जांपल मैंने पहले ही बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि, और प्रायोरिटी को बेसिस करके, कि अगर अभी देखा जाए तो सबसे मोस्ट अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर किसी स्टूडेंट के लिए जो प्रायोरिटी काम होता है जिसमें कोई आपको इंटरप्ट नहीं करता, दैट इज स्टडी, कि वो आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रायोरिटी है आपके सेक्शन में, आपके इंटरप्ट के सेक्शन में। लेकिन फिर भी अगर कोई मॉस्किटो बाइट करता है, कोई मच्छर काटता है, तो वो इंटरप्ट जो है, जो आपके हाईएस्ट आपने सेट कर रखा था, जो आपने पढ़ाई को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, कोई लोग आपको उस काम में डिस्टर्ब नहीं करते हैं, या कोई सिग्नल आपको आता है तो उस सिग्नल का कोई असर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी अपने हाईएस्ट इंटरप्ट पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एक मॉस्किटो बाइट करता है, आपको एक मच्छर काटता है, तो आप क्या करते हैं? अपने पढ़ाई को छोड़ते हो, पहले उस मॉस्किटो को, वो जो आपका सिग्नल आपके शरीर ने दिया है, आप उसको एक्नॉलेज करते हो। मतलब कि अभी भी उस इंटरप्ट के ऊपर कोई और भी इंटरप्ट्स अवेलेबल हैं जो आपके प्रेजेंट वर्क को होल्ड करके और नया काम स्टार्ट कर रहा है, और जब वो नया काम खत्म हो जाता है तब जाके आप जो काम कर रहे थे उसको आप कंटिन्यू कर पाते हो। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, पूरा बिहेवियर था आपके काम करने के से लेकर आपके काम को रोकना, नया काम स्टार्ट करना और वापस आपको अपने पुराने काम पे कंटिन्यू करना, इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग इंटरप्ट कहते हैं। और इस इंटरप्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनकी प्रायोरिटी। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर का सेशन जिसमें हम लोगों ने इंटरप्ट्स के बारे में मेनली डील किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग काउंटर और टाइमर के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इसको ध्यान से देखिए, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए, और मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।